हेलो डियर्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सगा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक में जनरल पी ब्लॉक मतलब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है और ग्रुप स्टडी को स्टार्ट किया गया है। ग्रुप स्टडी में भी 15th ग्रुप का एक लेक्चर आ चुका है। एक लेक्चर जो आया है उसमें हम लोगों ने 15th ग्रुप के एलिमेंट्स, उनकी अक्रेंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीआईसी के सभी लेक्चर्स देखिए। 15th ग्रुप का जो एक लेक्चर आ चुका है जो कि पी ब्लॉक 1 के नाम से होगा उसको देखिए। इसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या सीबीएसई और आईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं सिलेबस में वो एक तो N2 डाई नाइट्रोजन गैस है, इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में है। सेकेंड कंपाउंड जो नाइट्रोजन का है हमारे कोर्स में वो है अमोनिया। अमोनिया के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में है। और तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उनके स्ट्रक्चर्स और कुछ हल्के फुल्के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में हैं। हालांकि जो 2020 और 21 का बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हटा दिया गया है, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिमूवल है इसलिए पढ़ाया जाएगा उसको, लेकिन उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा। इस वाले लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन गैस और अमोनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं N2। बेटा ये तो नहीं आपसे मैं बोलूंगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए मेन चीज याद तो आपको करना ही पड़ेगा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती ही ऐसी है, इसमें समझने वाला जो पार्ट था वो मैक्सिमम हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये जो हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं इसमें ज्यादातर पार्ट याद करने वाला ही है। अगर आप खुद से किताब से पढ़ोगे और याद करोगे तो आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि कैसे याद करना है, और सबसे बड़ी चीज आपको बहुत सेलेक्टिव पार्ट दूंगा कि आपको क्या क्या याद करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये इसलिए आपके लिए आसान होने वाला है काफी। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डाई नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन गैस। N2 डाई नाइट्रोजन, इसके MOP मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो बेटा जो लेबोरेटरी मेथड है मतलब लैब में बनाने का जो मेथड है वो यहां पर लिखा है। बेसिकली लैब में बनाने का तरीका होता है अमोनियम नाइट्राइट। देखो NO2 नेगेटिव आएगा, एनायन जब तो नाइट्राइट आएगा। यहां पर थोड़ा सा देख लो, अगर N पे ट्रिपल नेगेटिव है तो ये होता है, आप चाहें तो यहां नोट करके लिख लें, ये होता है नाइट्राइड। अगर NO2 नेगेटिव होता है तो ये होता है नाइट्राइट, और अगर NO3 नेगेटिव होता है तो ये होता है नाइट्रेट। तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। तो अगर लैब में, इसको कॉपी कर लीजिएगा, हम यहां से हटा रहे हैं इसे। अगर लैब में आपको नाइट्रोजन गैस बनानी है तो नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए अमोनियम नाइट्राइट को हीट करना पड़ता है। अमोनियम नाइट्राइट को जब आप हीट करोगे, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, NH4NO2 है। आप क्या करें, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से निकल सकते हैं उनको निकाल दें। जब आप ऐसा करेंगे तो देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2H2O निकल जाएगा, बचा क्या, एक ये N बचा, ये N बचा, यानी क्या बन जाएगा N2। लेकिन जो अमोनियम नाइट्राइट होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो आपको मिलता नहीं है। तो अमोनियम नाइट्राइट भी पहले बनाया जाता है। कैसे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करा करके एक्वस अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाएगी एक्वस NaNO2 से, तब मिलेगा एक्वस NH4NO2 और NaCl। बाद में क्या होता है, जब NH4NO2 को हम हीट करते हैं यहां पर, तो हीट करने पर हमें N2 और 2H2O इस तरीके से नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। ये लेबोरेटरी मेथड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लैब में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाओगे तो आप कहोगे बाई
द रिएक्शन ऑफ एक्वस NH4Cl एंड NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड। और रिएक्शन को आप दो स्टेप में लिख सकते हो, या फिर यहां लाइन खींच के आप इसको ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के बनेगा NH4Cl प्लस NaNO2 गिव्स NaCl प्लस N2 प्लस 2H2O। ये तो लेबोरेटरी मेथड हो गया। इसके बाद बेटा इसी मेथड में थोड़ा सा देखिएगा, इंप्यूरिटीज भी आती हैं NO और HNO3 की। इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस बनती है उसके साथ इंप्यूरिटीज होती हैं, H2O को हटा दो। इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस हमने इकट्ठी की है उसको हम पास कराते हैं एक्वस H2SO4 से और K2Cr2O7 से। जो एक्वस H2SO4 होता है वो HNO3 की इंप्यूरिटीज को हटा देता है, और जो K2Cr2O7 होता है ये NO की इंप्यूरिटीज को रिमूव कर देता है। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको याद रखना पड़ेगा, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके हम नाइट्रोजन गैस को बनाते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है, NH4 रिएक्शन याद रखने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। फिर से आप क्या करें, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दें। कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, तो 4H2O निकल जाएगा। 4H2O निकलने के बाद अब क्या बचा, 2 क्रोमियम बचे और 3 ऑक्सीजन बचे, तो Cr2O3 हटा दिया और क्या बचा, 2 N बचे, क्योंकि होल ट्वाइस है और N2 गैस यहां पर बन जाएगी इस तरीके से। तीसरा मेथड, अगर आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन बनानी है तो या तो बैरियम एजाइड या सोडियम एजाइड को हीट करके आप बनाओगे। एजाइड आयन ये होता है N3 पे नेगेटिव, इसको हम कहते हैं एजाइड एनायन या एजाइड आयन। ये एजाइड आयन होता है। तो अगर आपको सोडियम एजाइड बनाना है तो देखो याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि सोडियम पे प्लस होता है 1, तो प्लस माइनस के हिसाब से अगर सोडियम एजाइड बनाओगे तो क्या बनेगा, NaN3। और अगर बैरियम एजाइड बनाना है तो बैरियम पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, तो आपको पता होगा ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा, VaN3 का होल ट्वाइस। अगर आप इनको हीट करोगे तब भी आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, अगर आपको नाइट्रोजन गैस को कॉमर्शियली बनाना है तो कॉमर्शियली बनाने के लिए हम, आपको पता है एयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होती है, तो एयर से नाइट्रोजन को हम लोग निकालते हैं। 75% बाई वॉल्यूम होती है, तो एयर से कैसे निकालेंगे, एयर को पहले लिक्विफाई कर लिया। लिक्विफाई कर लिया तो दो ही मेन चीजें होती हैं, 75% होती है नाइट्रोजन और 21% से ऊपर क्या होती है, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एयर को लिक्विफाई कर लिया। अब हमारे पास लिक्विड है कंटेनर में। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड होगा तो बहुत लो टेम्परेचर पे होगा ना, टेम्परेचर बहुत कम है, मान लो टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस कर लिया, ऐसा मान लेते हैं। टेम्परेचर हमने कितना कर लिया, 0 नहीं, बहुत 0 से भी बहुत नीचे जाना पड़ेगा, मतलब हम माइनस में -100 के आसपास पहुंच गए। -100 कर लिया तो -100 पर तो सब कुछ क्या हो चुका होगा, -100 से भी नीचे जाना पड़ेगा आपको, सॉरी। आप ये मान के चलिए कि हमने केल्विन में लगभग 100 केल्विन के आसपास कर लिया, 100 केल्विन से भी थोड़ा नीचे कर लिया, 50 केल्विन के आसपास कर लिया। तो 50 केल्विन पे क्या होगा, 50 केल्विन पे पूरा का पूरा सब लिक्विड होगा, 50 केल्विन पे लिक्विड होगा। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेंगे। टेम्परेचर को जब बढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट, नाइट्रोजन गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लिखा होगा यहां कहीं पे। नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन गैस जो होता है वो 90 केल्विन होता है। तो आप ये मान के चलिए आपने टेम्परेचर कितना कर रखा था, उसको लिक्विफाई करने के लिए, एयर को लिक्विफाई करने के लिए सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन भी लिक्विफाई होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी लिक्विफाई होनी चाहिए। तो फिर क्या 77 से नीचे जाना पड़ा होगा। मान लो हमने 76 कर लिया था, अब 76 से हमने टेम्परेचर को ऊपर बढ़ाना शुरू किया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन कैसा होता है, कम होता है। तो वो क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो मतलब डिस्टिल हो गया, और डिस्टिल हो गया तो उसको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो एयर से नाइट्रोजन गैस को निकालने के लिए पहले तो एयर का लिक्विफिकेशन किया जाता है, लिक्विफेक्शन किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर हम जो लिक्विड था, लिक्विड एयर थी, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं
नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 जो कि कम है ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन से, इसलिए नाइट्रोजन गैस पहले डिस्टिल हो जाएगी, यानी पहले गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन गैस को बनाने के सारे मेथड्स यहाँ पर जो हमारे कोर्स में हैं वो हमने पढ़ लिए। बनाया तो और भी तरीके हैं, जैसे अमोनिया गैस का ऑक्सीडेशन कर दें CuO से या Cl2 से तो भी नाइट्रोजन गैस मिलती है, लेकिन वो मेथड्स हमारे कोर्स में नहीं हैं। तो फिलहाल ये मेथड्स हो गए। चलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो आपको बस ये 2-3 लाइनें ही लिखनी है। कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, ऑर्डरलेस भी होगा, मतलब कोई स्मेल भी नहीं होती है। यहां लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, बस केवल ये बना है जो मैं आपको अभी टिक करा रहा हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सब कुछ जो सिलेबस में आपके है पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस हर जगह से नहीं आते हैं। क्वेश्चंस जहां जहां से आते हैं वो पार्ट में आपको टिक कराऊंगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप यही लिखेंगे, पहला पॉइंट, नाइट्रोजन गैस इज ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट क्यों है, तो आपको इसका रीजन लिखना होता है। भाई नाइट्रोजन में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, इसको तोड़ोगे तभी तो ये किसी से रिएक्शन करेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा, एटम्स बनेंगे, तभी तो जाकर के रिएक्शन होगी। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन की N2 की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब हाई टेम्परेचर पे ही होती हैं, और हाई टेम्परेचर की नीड होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप लिखेंगे ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। इतना लिखने के बाद फिर आप फुल स्टॉप के लिखेंगे, एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद मैनी सब्सटेंसेस। अब उन सब्सटेंसेस में नंबर 1 विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सबसे रिएक्शन होती है। आपकी एनसीईआरटी में लिथियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन दी गई है, मैंने यहां लिखी नहीं, लिख देते तो थोड़ा टाइम और बच जाता। लिखी इसलिए नहीं क्योंकि समझाना था रिएक्शन करनी कैसे है। जैसे कि मान लीजिए आप लिथियम से रिएक्शन करना चाहते हैं प्लस N2, तो बनेगा क्या, ध्यान देना, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और लिथियम की वैलेंसी 1 होती है। तो जो वैलेंसीज होती है वो हम क्या करते हैं, क्रॉस करके लाते हैं। अगर नाइट्रोजन की 3 है, लिथियम की 1 है, तो इस तरीके से बनेगा क्या, यहां जो भी बनेगा लिथियम 3 होगा और 1 N होगा। नाइट्रोजन पे -3 है यहां पर, तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम होगा लिथियम नाइट्राइड। बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। बेटा जी अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो ये 2 नाइट्रोजन है, तो यहां पर आपको 2 लाना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से यहां पर आपको कितने लिथियम लेने पड़ेंगे, 6 लिथियम्स लेने पड़ेंगे। अच्छा यही रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम से कराओगे तो ये Mg हो गया प्लस ये N2 हो गया। इस बारी क्या होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रोजन की होती है 3, तो यहां जो बनेगा Mg पे 3 आएगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, 2। इस तरीके से जो कंपाउंड बना है उसका नाम होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। और अगर रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, N2 तो बैलेंस्ड है, ये 3 है, तो यहां ये 3 लोगे तो फिर ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, 3Mg प्लस N2। बेटा जी ये मेटल्स के साथ रिएक्शन के बाद अगर हम बात करें विद नॉन मेटल्स, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है विद नॉन मेटल्स में। सबसे पहले रिएक्शन हम ले रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, आप सबकी पढ़ी हुई है ये रिएक्शन, N2 प्लस 3H2। क्या होती हैं ये गैसेस होती हैं। अगर इनको हम ट्रीट करें, टेम्परेचर ले लें 773 केल्विन और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लें,
यहां कैटलिस्ट आता है आयरन और कैटलिस्ट प्रमोटर होता है मोलिब्डेनम। तो यहां पर बनता क्या है 2NH3 गैस। आपको याद होगा ये अमोनिया गैस बनाने की हैबर्स प्रोसेस होती है, हैबर्स प्रोसेस। कॉमर्शियल मेथड होता है अमोनिया को बनाने का। इसके बाद हम बात करते हैं विद O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा N2 प्लस O2 ये भी गैसेस होती हैं। ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, 2000 केल्विन। ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क। आर्क का मतलब हो गया भट्टी, इलेक्ट्रिक आर्क लेंगे तब। और जब ऐसा करेंगे तो यहां पर बनता क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनता है। NO गैस होती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या बेटा जी। जब हम HNO3 बनाते हैं तो HNO3 बनाने के लिए पहले HNO3 दो जगह से बनाया जाता है कॉमर्शियली। एक तो N2 लेकर के ऑक्सीडाइज करेंगे, पहले NO बनाएंगे, NO से NO2 खुद बन जाती है और NO2 को पानी के साथ ट्रीट करके HNO3 बनाते हैं। इस मेथड का नाम होता है बर्कलैंड आइड मेथड, बर्कलैंड आइड प्रोसेस, हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरा होता है कॉमर्शियली हम बनाते हैं अमोनिया से। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके NO बनाते हैं पहले, और फिर NO को NO2 और NO2 से क्या करेंगे, वाटर से ट्रीट करके HNO3। उस मेथड का नाम होता है ओस्टबाल्ट्स मेथड। वो हमारे कोर्स में है, जो कि आपको HNO3 जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। HNO3 का एक अलग ही लेक्चर आएगा पूरा, क्योंकि HNO3 अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है उसमें शायद मैंने HNO3 का नाम नहीं लिया था। HNO3 तो हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। फिर एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये भी, कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है बेटा जी, देखिएगा CaC2 की रिएक्शन जब हम कराते हैं N2 से, तो यहां पर बनता है CaCN CaCN2 प्लस C। इसको हम कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड की खास बात यह होती है, अगर हम कैल्शियम साइनामाइड को वाटर के साथ ट्रीट करें, CaCN2 प्लस H2O आएंगे, कुछ कितने आएंगे अभी बैलेंस कर लेंगे, तो यहां बनता है CaCO3 प्लस 2 नाइट्रोजन है तो 2NH3 ले लो। बाकी अगर बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन चाहिए 6, मतलब ये 3 H2O आपको लेने पड़ेंगे। तो यहां अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। आपको पता है कि अमोनिया गैस फर्टिलाइजर्स की तरह काम करती है। तो जो CaCN2 होता है यानी कैल्शियम साइनामाइड, इसका यूज होता है फर्टिलाइजर्स यानी अमोनिया को बनाने में, और अमोनिया एक सोर्स होता है नाइट्रोजन का प्लांट्स के लिए। तो जो कैल्शियम साइनामाइड होता है इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, और वहां पर इसका जो नाम होता है वो होता है नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम के नाम से ये फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। बेटा नॉन मेटल्स के साथ जो रिएक्शंस हैं नाइट्रोजन की, वो इतनी ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है हमें नोट्स को कॉम्पैक्ट रखना है और शॉर्ट रखना है। जितना हमारे मतलब का है उतना ही हमें पढ़ना है। बहुत ज्यादा अगर हम लिख लेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लास्ट में हम लिखेंगे यूजेज ऑफ नाइट्रोजन N2, जो कि बहुत सिंपल है आपके लिए। लिखिएगा यूजेज में, नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, NH3 एंड यही लिखा हुआ है CaCN2। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमॉस्फियर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तीसरा यूज, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। और आखिरी, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व अ बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल। तो इसके आप नोट्स आपके बन गए नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के बारे में इससे ऊपर मत पढ़िए, सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितनी चीजें मैंने बीच में आपसे कहीं ना कहीं पे बोली हैं,
केवल वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब हम नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड, इस लेक्चर में आपको दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक N2 और एक अमोनिया। अमोनिया के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बेटा बात करते हैं अमोनिया गैस की। अमोनिया ये फार्मूला है, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अमोनिया के बारे में। अमोनिया की जो स्मॉल अमाउंट है वो एयर में होती है, सॉइल में भी होती है। यहां पर आती कहां से अमोनिया? कुछ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि यूरिया NH2CONH2, इनका जब डिके होता है या हाइड्रोलिसिस होता है तो वहां से अमोनिया बनती है। रिएक्शन यहां पर लिखी हुई है, देखो लिखा है फॉर्म्ड बाय डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूरिया ली गई है, हाइड्रोलिसिस कराया है तो क्या बना? अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से बनी है अमोनिया प्लस CO2। मतलब ये कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, बस ये बताया है कि आई कहां से, एयर में और सॉइल में। इसके बाद अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पहला मेथड जो होगा बेटा ध्यान रखिएगा, अगर अमोनिया को स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर करना है, अगर अमोनिया की मतलब थोड़ी अमाउंट आपको प्रिपेयर करनी है तो याद रखिए बेस्ट मेथड जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, मतलब जहां कैटायन क्या होगा? NH4 पॉजिटिव, अमोनियम कैटायंस। याद रखें, ध्यान दें, नाइट्रोजन गैस कहां से बनाते थे? नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए हमने अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया था, और इसके अलावा अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया था। लेकिन यहां हीट नहीं करना है, यहां पर हम अमोनियम सॉल्ट्स लेंगे जैसे कि NH4Cl, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4, इनको ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे कि NaOH हैं, CaOH होल ट्वाइस हैं, इनके साथ जब हम इन अमोनियम सॉल्ट को जब हमने हीट किया था, अमोनियम नाइट्राइट को, इनफैक्ट अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम डाइक्रोमेट, जब उनको हीट किया था तो हम लोगों को नाइट्रोजन गैस मिली थी। और जब इन अमोनियम सॉल्ट्स यानी NH4Cl हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4 हैं, जब इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH CaOH होल ट्वाइस के साथ ट्रीट करते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया गैस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो पहला मेथड यही है। पहले मेथड में आप दो लाइनें लिख लें, लिखिएगा ऑन स्मॉल स्केल अमोनिया गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स एज NH4Cl and NH4 whole twice SO4 with strong alkali as NaOH और CaOH whole twice। यही लेबोरेटरी मेथड भी होता है। रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, देखिएगा रिएक्शन इस तरीके से है, हमने लिया NH4Cl को, ये NH4Cl है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी CaOH होल ट्वाइस। इधर से लिखते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। देखिएगा यहां से दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा होगा, तो ये हमने लिया NH4Cl, इसकी रिएक्शन कराई CaOH होल ट्वाइस से, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहां पर जो बेस है बेसिकली NH4Cl बना कैसे होगा? NH4Cl बना होगा बाय द रिएक्शन ऑफ NH4OH जो कि वीक बेस है एंड HCl, NH4OH और HCl की रिएक्शन से। अब जब इस सॉल्ट को हम लाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के पास तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? वीक बेस NH4OH को हटा देता है। क्या होगा? इस तरीके से यहां पर बनेगा, आप ये मान के चलिए CaCl2 यानी ये इस वाले बेस का क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, प्लस यहां पर इसको दो लेने पड़ेंगे तभी रिएक्शन बैलेंस होगी। जब आप दो लोगे यहां पर तो आप ऐसा मान के चलिए यहां पर बनेगा क्या? 2NH4OH, NH4OH बना है और NH4OH बन नहीं पाता। इनफैक्ट आप डायरेक्टली लिखें ही ना NH4OH, बस हमने आपको समझाने के लिए बताया कि जो स्ट्रॉन्ग बेस था उसने वीक बेस को रिप्लेस करा दिया और अपना सॉल्ट बना दिया। रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, जो हीट निकलती है वो NH4OH बनने ही नहीं देती है, बल्कि NH4OH को तुरंत ही किसमें कन्वर्ट कर देगी? 2 अमोनिया प्लस यहां पर क्या आएगा? H2O। यानी इस तरीके से क्या होगा? आपको अमोनिया गैस मिल जाएगी। इसी तरीके से हम बना सकते हैं, ये
ये लैब मेथड होता है, इसको लैब मेथड आप डाल लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम NH4Cl की जगह अगर हम NH4 होल ट्वाइस SO4 लें, थोड़ा सा इसको पास कर लेते हैं, ऊपर की तरफ लिख देते हैं, ऊपर की तरफ लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा। 2 अमोनिया प्लस क्या होगा H2O। H2O कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। देखिएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH से करा दें तो इस तरीके से यहां पर Na2SO4 यानी ये अपना सॉल्ट बना लेगा, प्लस फिर से क्या होगा, वही 2 अमोनिया और साथ में आएगा 2H2O। इस तरीके से यहां पर भी 2H2O। तो ये रिएक्शन है, ये स्मॉल स्केल पे पहला मेथड है बनाने का। सेकेंड मेथड जो है, अगर हमें अमोनिया गैस को लार्ज स्केल पे बनाना हो तो लार्ज स्केल पे बनाने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसका नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। आप सबका सुना हुआ है। तो सेकेंड मेथड है, आप लिखेंगे ऑन लार्ज स्केल अमोनिया गैस इज ऑब्टेन्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। और हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्शन किसकी कराई जाती है मैं आपको बता दूं, पता है आपको ऑलरेडी। N2 गैस कंप्रेस्ड होती है, ये पूरा सिस्टम हो रहा बना होता है। डायग्राम भी है, बट डायग्राम आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, डायग्राम आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा तो बेकार में याद करना पड़े, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे। N2 प्लस 3H2 ये गैस, और यहां पर बनता है 2NH3 गैस। बेटा जी ये रिएक्शन होती है, डेल्टा H जो इसका होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। और इनफैक्ट अमोनिया का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब डेल्टा FH स्टैंडर्ड अमोनिया का जब 1 मोल बनेगा तो कितनी हीट निकलेगी, ये होती है -46.1 किलो जूल पर मोल, ये होती है। अब अमोनिया गैस, ये तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया गैस की अच्छी यील्ड मिले तो उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती हैं। तो ऑप्टिमम कंडीशंस आपसे पूछी जाती हैं। तो इस रिएक्शन की अगर हम ऑप्टिमम कंडीशंस लिखें यहां पे, तो ऑप्टिमम कंडीशंस में नंबर 1 देखिएगा, प्रेशर कैसा होना चाहिए, प्रेशर शुड बी हाई, प्रेशर हाई होना चाहिए, लगभग 200 एटमॉस्फेयर। नंबर 2, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर शुड बी लो। हालांकि नाइट्रोजन की रिएक्शन है तो कम में तो काम चलेगा नहीं, बट हीट निकलती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आप लगाओगे तो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पर बैकवर्ड जाने लगेगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो फॉरवर्ड ले जाने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्परेचर शुड बी, तो लिखा फिलहाल यही जाता है लो, बट ये वैल्यू लगभग होती है 700 केल्विन के आसपास। इसके अलावा नंबर 3 यहां पर कैटलिस्ट लिया जाता है। हालांकि कैटलिस्ट सबका पढ़ा हुआ है, आयरन एंड मोलिब्डेनम, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है जो मॉडर्न है उसमें। यहां पर लिया जाता है कैटलिस्ट में आयरन ऑक्साइड लिए जाते हैं, साथ में इसके होता है K2O और Al2O3, ये चीजें ली जाती हैं। ये हैबर्स प्रोसेस है और इसकी जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं वो हैं। फिर आप लिखेंगे अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, एक काम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले देखो, जो अमोनिया गैस बनती है ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर का एक वॉल्यूम अमोनिया गैस के 1000 वॉल्यूम को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो अमोनिया हमेशा मिलती है पानी के साथ, मतलब आपको अमोनिया एनहाइड्रस मिल ही नहीं पाती है, ड्राई अमोनिया मिल ही नहीं पाती है। तो अमोनिया को ड्राई कैसे करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो डालेंगे एक छोटी सी हेडिंग, ड्राइंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया को ड्राई करना मतलब यहां से वाटर को रिमूव करना। तो यहां से क्वेश्चंस कैसे बने वो मैं आपको बताऊंगा। ड्राइंग ऑफ अमोनिया में लिखिएगा, अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाई यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स एज H2SO4, CaCl2
नंबर 3 P2O5 एंड H3PO4। ये जो हमने जितने भी ये मॉलिक्यूल्स, जितने भी कंपाउंड्स के नाम लिए, ये सब अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, लेकिन इनको किसी को यूज नहीं कर सकते फॉर द ड्राइंग ऑफ अमोनिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमोनिया से वाटर नहीं निकालते हैं, बल्कि ये सब के सब क्या करते हैं, अमोनिया से केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं। क्या रिएक्शंस होती हैं देखिएगा, कैसे रिएक्ट कर जाएंगे। हमने कहा H2SO4 से नहीं कर सकते, तो अमोनिया एक बेस है, लोन पेयर है, अगर आप इसको H2SO4 के टच में लाओगे तो ये एक एसिड होता है और यहां पर सॉल्ट बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 इस तरीके से। तो ये सॉल्ट बना लेगा तो अमोनिया बचेगा ही नहीं। तो ड्राई कैसे कर सकते हैं इससे, अगर आप अमोनिया CaCl2 से ड्राई करोगे तो यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है CaCl2.8NH3, इसलिए CaCl2 को भी नहीं यूज कर सकते। अगर आप P2O5 लेंगे, NH3 बेसिक नेचर का है, P2O5 हाईली एसिडिक गैस होती है और एसिड्स ही अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम तो करेगा नहीं, बल्कि एसिड की तरह काम करेगा और क्या करेगा, अमोनिया के साथ सॉल्ट बना लेगा और सॉल्ट यहां पर बनेगा जाकर के NH4 होल थ्राइस PO4, इस नाम का सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम H3PO4 लेंगे तो वहां से भी हम क्या करते हैं, इसको ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा। बेटा जी अगर ड्राई करना है तो लिखिएगा, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग CaO। CaO को यूज करके हम अमोनिया को ड्राई कर सकते हैं। यहां पर CaO कैसा है, एक तो पता ही होगा सभी को, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। CaO खुद बेसिक है और अमोनिया भी बेसिक है, तो एसिड बेस वाली रिएक्शन वहां पर नहीं होगी। तो ये तो हो गया ड्राइंग ऑफ अमोनिया। ड्राइंग ऑफ अमोनिया के बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। बेटा जी ड्राइंग ऑफ अमोनिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, इट इज अ कलरलेस गैस with a characteristic pungent smell, फुल स्टॉप के बाद, it causes tears in eyes। तब लिखें नेक्स्ट इसी में, extremely soluble in water, फुल स्टॉप के बाद, 1 volume of water can dissolve 1000 volume of gas at 273 Kelvin। और डिसॉल्व होने की वजह क्या होती है, वजह होती है अमोनिया और पानी की केमिकल रिएक्शन का होना। ये है गैस, ये है लिक्विड, यहां पर बनता है NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो ये वजह होती है इसकी हाई सॉल्युबिलिटी की। इसके अलावा हमें यहां पर क्या पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप निकालोगे, आपको पढ़ाया जा चुका है, पहले 4 आएंगे। जब आप 4 का मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3, यानी इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड पेयर्स का नंबर 3 आएगा, लोन पेयर्स का नंबर 1 आएगा, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पिरामिडल। ये सब मैंने आपको सिखाया है, ये आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में जाके सीख सकते हैं। स्ट्रक्चर निकालना मैंने आपको बताया है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, N यहां पर ये H होते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, लगभग 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो ये तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया। तब हम बात करेंगे अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज की। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक नेचर की। तो आप इसमें एक लाइन लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन, इट कैन एक्ट एज लुईस बेस एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेस।
लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर दे दें, और ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी बेसेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर इसको हम एक्वस सोल्यूशन में ले जाएंगे NH3 जो कि गैस है, और अगर इसको हम वाटर के टच में लाएंगे जो कि लिक्विड है, तो ये क्या करता है, यहां पर NH4 पॉजिटिव, मतलब इसने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और साथ में क्या बना यहां पर, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इस तरीके से एक्वस सोल्यूशन कैसा हो गया, एल्कलाइन हो गया। तो बेसिक कैरेक्टर में एक तो एक रिएक्शन दिखा सकते हो, एक लाइन आपको जो बोली थी वो आप लिख सकते हो, और एक चीज आप ये दिखा सकते हो कि ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, या इसके अलावा ये एसिड्स के साथ रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट बनाएगा। जैसे कि अगर हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं HCl एसिड से, तो यहां पर सॉल्ट बन जाएगा NH4Cl। इस तरीके से बेटा इसके बाद इसकी जो सेकेंड रिएक्शन है वो इसके एक्वस सोल्यूशन की रिएक्शंस हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्वस सोल्यूशन की रिएक्शंस में ये क्या करता है, आप लिखेंगे इसमें 2 लाइनें आप लिखिएगा। एक्वस सोल्यूशन में होगा क्या, अमोनिया पानी के साथ रिएक्शन करके ये बना चुका होगा, मतलब NH4OH। तो लिखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद मैनी मेटेलिक salts and precipitates them as hydroxide। केवल ये 2 रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई थी, एक ZnSO4 की और एक FeCl3 की, वही मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। जैसे ZnSO4 है एक्वस, और NH4OH आ गया भाई। एक्वस सोल्यूशन में अमोनिया क्या होगा, NH4OH होगा। तो ये क्या करता है, यहां बनाता है ZnOH होल ट्वाइस, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा यहां पर, NH4 होल ट्वाइस SO4। इस तरीके से ये एक्वस ही होगा। दूसरा अगर हम लिखें FeCl3, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, Fe दिख रहा है आपको, FeCl3 एक्वस प्लस NH4OH। इस बार ये 3 लेने पड़ेंगे, यहां 2 की जरूरत थी, यहां 3 की जरूरत पड़ेगी, ये प्लस है बीच में, तो यहां पर बनेगा FeOH होल थ्राइस। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ऐसे दिखा सकते हो, प्लस यहां पर बन जाएगा 3NH4Cl। ये एक्वस होगा, मतलब आयंस की फॉर्म में होगा पानी में। नेक्स्ट इनकी तीसरी रिएक्शंस है एज लुईस बेस। क्या होता है, ये मेटल आयंस, हैवी मेटल आयंस। एक्चुअली आप एक चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, D&F ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आने वाला है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ोगे कि वहां पर एक लिगेंड होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो मतलब अमोनिया जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, मतलब लोन पेयर दे सकता है, और जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो लिगेंड की तरह काम करता है। और जो हैवी मेटल्स होते हैं उनकी सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी होती है, तो ये हैवी मेटल आयंस के साथ सॉल्ट भी बनाएगा। तो तीसरी रिएक्शंस जो हैं वो भी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, एज लुईस बेस मतलब एज लिगेंड। बस 2 रिएक्शंस दी हुई हैं, वही आपको यहां पर लिखाएंगे। तो इसमें आप पहले 2 लाइनें लिखिएगा। इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टेक प्लेस। जैसे कि अगर आप Cu+2 एक्वस चाहें तो आप इसकी जगह पे CuSO4 भी ले सकते थे, कि रिएक्शन कराएंगे NH3 से, तो NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां बनेगा एक
कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 होल 4 और यहां पर ये +2 आ जाएगा। ये रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन में कराई है तो ये एक्वस ही होगा। अगर आप यहां CuSO4 लेते तो ये +2 नहीं होता, यहां भी +2 नहीं होता, बाहर की तरफ SO4 आ जाता। अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं AgCl से तो +2NH3 यहां पर टेक पार्ट करते हैं और यहां बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस और ये आ जाएगा यहां पर Cl। अगर आप Ag पॉजिटिव लेते तो ये Cl नहीं होता, यहां भी Cl नहीं होता। इस तरीके से आपको अलग अलग रिएक्शन दिखा दी गई। आप सॉल्ट भी ले सकते हो और आयन भी ले सकते हो। विद क्लोरीन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होता है यहां पर अमोनिया का। ये इसमें दो रिएक्शंस हैं। दो रिएक्शंस कौन सी हैं? पहली तो है व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो रिएक्शन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। NH3 प्लस 3Cl2। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें, हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं, 8NH3 आएगा और यहां पर कंपाउंड बनता है N2 बनेगी, 6 क्लोरीन है तो पहली बात तो 6NH4Cl प्लस कितने नाइट्रोजन बचे, 2, N2 बनती है। और दूसरा है व्हेन Cl2 इज इन एक्सेस। अगर Cl2 एक्सेस में है तो फिर इस केस में NH3 प्लस Cl2, इस केस में एक कंपाउंड बनता है NCl3, 3 हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन प्लस बनेगा 3HCl। NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होता है जो कि एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं। दरअसल अमोनियम आयन का टेस्ट होता है। एक अमोनियम आयन का टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल सिलेबस में है। अमोनियम आयन को टेस्ट करने के लिए हम 0 ग्रुप में अमोनियम आयन को रखा जाता है। अगर आपने प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 0 ग्रुप का रिएजेंट होता है NaOH। NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होता है, अमोनिया गैस की स्मेल आती है। और अगर उसी को हम ट्रीट करें नेस्लर्स रिएजेंट से तो जो अमोनिया गैस निकलती है वो नेस्लर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके ब्राउन प्रेसिपिटेट देती है। तो वो रिएक्शन क्या है वो बस मैं आपको यहां पर लिखाने वाला हूं। एनसीईआरटी में नहीं है बट आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। विद नेस्लर्स रिएजेंट, डबल एस ही होगा, ई नहीं होगा ये, विद नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट बेटा होता है K2HgI4, ये होता है नेस्लर्स रिएजेंट। अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं अमोनिया से तो ये 2 आते हैं। अमोनिया 1 मोल होता है, बेसिक मीडियम होता ही है यहां पर ऑलरेडी, NaOH या KOH जो भी है आपने ले रखा होता है, 3KOH होता है और यहां पर बनता है 7 तो Ki बनते हैं प्लस यहां पर 2H2O होता है और एक कंपाउंड बनता है NH2HgOHgI। नाम तो इसका मैं नहीं रख पाऊंगा यहां पे, और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इस तरीके से ये टेस्ट होता है अमोनियम आयंस का। अमोनियम आयंस अमोनिया गैस बनाते होंगे और अमोनिया गैस नेस्लर्स रिएजेंट से आपसे एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। प्रैक्टिकल में अगर वाइवा लेते हैं तो आपसे पूछ लेते हैं बताइए नेस्लर्स रिएजेंट का फार्मूला क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेट कौन से कलर का आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में हम इसके यूजेस लिखेंगे अमोनिया के और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिर खत्म करेंगे। तो यूजेस में आप फटाफट लिखते जाइए। पहला यूज लिखिएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा यूज लिखेंगे, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 बाई ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, ये लिखा हुआ है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। नेक्स्ट, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, आखिरी लिखिएगा, एज
अ क्लींजिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ग्रीस। आपने सुना होगा ब्लीच वगैरह में भी अमोनिया का काम यूज होता है। तो बेटा वैसे अभी तक यूट्यूब पे मैंने देखा नहीं है किसी ने कंपाउंड्स के भी लेक्चर्स इस तरीके से प्रॉपरली नोट्स बनवा के डाले हों, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है, हो सकता है किसी ने डाले हों इस तरीके से कि आपको कॉम्पैक्ट वे में नोट्स बनवा दिए जाएं कंपाउंड्स के भी। बड़ी मेहनत का काम ये है, बहुत मेहनत का काम है ये कि कंपाउंड जनरल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो तो बहुत लोगों ने पढ़ाई हैं, बहुत लोगों ने करवा रखा है। जनरल प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको पहले ही करवा दी, GIC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की भी करवा दी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15th का, 16th का, 17th का, 18th का एक साथ ले लिया, ऑक्सीडेशन नंबर्स को एक साथ ले लिया। उस तरीके से तो कई लोगों ने कराया है, लेकिन जो P ब्लॉक है वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स ही बना रहता है। इस टाइप के नोट्स आपको फिलहाल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो मैं यहां पर आपको बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज इसको देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।